नमस्कार दोस्तों, देश में चुनाव की नई दौर की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम की चुनाव के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। क्या जिस प्रकार से बीजेपी एक विजय रथ पर सवार है, क्या उसके इस विजय रथ के घोड़े को ममता बनर्जी जी रोक पाएंगी या बीजेपी 2026 में कमाल करते हुए बंगाल के साथ कई अन्य राज्यों में भी जीत हासिल करेगी? ये प्रेडिक्शन की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं ममता बनर्जी जी के राज्य वेस्ट बंगाल की। क्या मोदी जी का मैजिक वहाँ पर चलेगा या दीदी वहाँ पर कमाल करने वाली हैं दोबारा? तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल की बात करने से पहले मैं बता दूँ कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी अभी तक अपने दम पर या अपने सहयोगियों के दम पर किसी भी प्रकार से सत्ता में नहीं आ पाई है। पहले यह एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, उसके बाद यह कम्युनिज़्म की एक पराकाष्ठा का गढ़ हुआ। उसके बाद उन कम्युनिस्टों से लड़ कर के ममता दीदी यहाँ पर अपना ऐसा गढ़ बनाई कि इनको कोई हिला ही नहीं पाता है। दोस्तों, पहले चर्चा शुरू करने से पहले हम लोग बता दें कि 2021 विधानसभा इलेक्शंस के जो वहाँ रिजल्ट थे, वो कुछ इस प्रकार थे। आप लोग इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिएगा तो जो वोट शेयर वाला सेक्शन है ना, इसमें आप लोग टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर को ऑब्ज़र्व करिएगा। इसमें आपको कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में किस प्रकार फेरबदल हो सकता है या फेरबदल के चांसेस हैं, वो आप भी गेस कर सकते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिसे टीएमसी के नाम से जानते हैं, 213 सीटें और 47.94% वोट शेयर ये इनका रहा। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों के साथ और 38.13% इलेक्शन था। ये वही इलेक्शन था जिसमें 2 मई दीदी गई ऐसे नारे भी प्रधानमंत्री ने दिए थे। कांग्रेस 0 पर और लेफ्ट फ्रंट 0 पर रही। इस बार जो लेफ्ट फ्रंट के अलावा अदर एक फ्रंट है, वो काफ़ी वहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। कैसे करेगा वो मैं आपको अभी बताऊँगा। उसके अलावा 2019 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स, ये ऐसा एक इलेक्शन था जिसमें बीजेपी अपने एकदम पीक पर थी, 303 सीटें देश में और बंगाल में भी 18 सीटें जीत गई थी। इस बार आप लोग वोट शेयर देखिएगा, पिछले समय ममता बनर्जी जी के पास विधानसभा में 2021 में 47% के करीब और यहाँ पर उनके वोट शेयर में डिप आया, 43.69% और बीजेपी के वोट शेयर में 40.64%। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी उस साल 2 सीटें जीती थी, उनकी वोट शेयर में 5.67 परसेंटेज का वोट शेयर था। इसके अलावा कई पार्टीज़ और थी जिन्होंने सीटें नहीं जीती हैं, तो इसलिए उनको मेंशन करना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो लोग वोट शेयर को क ऐड करके बोलेंगे ये तो 90 परसेंटेज के करीब है, तो वो 10 परसेंटेज में सीपीएम का और यानी कि कम्युनिस्ट का और अदर्स का है वो रोल। उसके अलावा कुछ अलग और कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पर। 2024 लोकसभा इलेक्शन, पूरे देश में 400 पार का नारा गढ़ा गया। उसी प्रकार बंगाल में भी 20 पार, 25 पार, कुछ लोग 30 पार का भी नारा होम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया। पर क्या यह नारा सही हुआ? नहीं, ना कि देश में ही ये नारा सही हुआ, ना ही वेस्ट बंगाल में। लेकिन वोट शेयर में जो है ना, वो ज़्यादा डिप देखने को नहीं मिला। बेसिकली जो वोट शेयर लूज़ किया लेफ्ट वालों ने और कांग्रेस ने, वो वोट शेयर ममता बनर्जी जी के साथ बढ़ा 3%, लेकिन बीजेपी का जो है 40 से 39% ही हुआ। इसमें कई सारे फैक्टर्स रहे, बंगाल अस्मिता इसमें फैक्टर रहा और देश में भी कहीं न कहीं वो 400 पार वाला नारा वो बीजेपी को बैकफायर कर गया। तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि जो ममता बनर्जी जी की टीएमसी है, उससे 29 सीटें मिली और वोट शेयर रहा उसका 46.16%। भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली, पिछली बार 18 मिली थी पिछले लोकसभा इलेक्शन में, इस बार 12 रही। वो वोट शेयर रहा 39.08%। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि एक समय बंगाल में रूल कर रही थी कई दशकों तक, तो उसको 1 सीटें मिली और वोट शेयर उसका रहा 4.72 परसेंटेज। दोस्तों, यह इलेक्शन बहुत ही डिफाइनिंग इलेक्शन था। कांग्रेस अपने वोट शेयर को लूज़ करती है और तृणमूल कांग्रेस अपने वोट शेयर को इंक्रीज़ करती है या इंटैक्ट रखती है। बीजेपी ना बढ़ा पाती है, ना ज़्यादा घटा पाती है। बीजेपी का वोट शेयर अभी भी इंटैक्ट है। इन सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो एक चीज़ तो क्लियर है कि बीजेपी 38 टू 40 परसेंटेज वोट शेयर वहाँ पर पकड़ी हुई है। ममता बनर्जी जी के पास भी वहाँ पर 45 प्लस माइनस 2 परसेंटेज के करीब वोट परसेंटेज है वहाँ पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट का तो अब कोई नाम निशान नहीं है वहाँ पर। कम्युनिस्ट का वहाँ पर जो एक भद्र लोग हैं वहाँ पर नाम निशान है और इसके अलावा कांग्रेस का कुछ-कुछ बेल्ट्स में है अच्छा खासा पकड़, लेकिन उसके अलावा एक तरह से ये फाइट बायपोलर ही होने वाली है, जिसमें एक पोल पर रहेंगी टीएमसी की ममता बनर्जी जी और एक तरफ रहेंगे बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री और बंगाल के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर कोई सीएम कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया है। तो बिना वक़्त गँवाए एक फाइनल प्रेडिक्शन पर आते ही, प्रेडिक्शन ऐसे ही नहीं रहता। मैं आपको इसी वीडियो में या कहीं पर भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में ही मैं डाल दूँगा मेरे प्रीवियस प्रेडिक्शंस जो कि मैंने दिल्ली इलेक्शन के बारे में किया था,
हरियाणा इलेक्शन के बारे में किया था, महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में किया था, इंक्लूडिंग झारखंड जो सब बीजेपी को जिता रहे थे, वहाँ पे भी मैंने किया था। और बिहार के बारे में भी इंटैक्ट प्रेडिक्शन किया था। वो सारे प्रेडिक्शन पिन ड्रॉप सही रहे हैं। कैसे सही रहे हैं? फेसबुक पर एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, या मैं उस पेज का मैं ही एडमिन हूँ, मैं उस पेज के बारे में नहीं बता सकता। वो ये सब चीज़ें कंडक्ट करते हैं वो लोग, और वहाँ से ही सारे डेटाज़ आते रहते हैं। तो फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ें तो भाई देखिए, कोई मैं ना तो गोदी मीडिया या कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं एक रियल डेटा दे रहा हूँ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अभी भी वहां पर मेजर पावर बनी हुई है। मेन रीजन क्या है कि ममता बनर्जी जी से नाराजगियां हैं, लेकिन उनके सामने फेस नहीं है, करप्शन है वहां पर। और एक वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर है, वहां पर जो पॉपुलेशन का फैक्टर है ना, उसमें एक जो एंटी बीजेपी वोट है, यानी कि अदर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी विशेष का वोट है, वो वहां पर लगभग 28 से 30% है, वो इंटैक्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास। अभी मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर उसमें कुछ डेंट पड़ता है तो बीजेपी नो डाउट गेन कर सकती है, लेकिन अभी के सिनारियो में भारतीय जनता पार्टी 88 से 98 सीटों के साथ वोट शेयर इनका 37 से 40% रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेफ्ट का अगर अलायंस होता है तो, अगर नहीं होता है तो फिर तो कांग्रेस जीरो पर रहेगी। जीरो से 2-3 सीटें अगर जीत गई तो जीत गई। इन दोनों का अलायंस होता है तो हाँ, कुछ भद्र लोग के वोट जो उनके पास हैं, कम्युनिस्टों के पास और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जो अपने कुछ वोट बचे हैं, उसके हिसाब से 3 से 5% से अधिक इनका वोट शेयर नहीं रहेगा। और इनकी प्रोटेक्टेड सीटें जो हैं वो 8 से 12। अदर्स अब जो आता है ना मेन इस इलेक्शन में, जो ममता बनर्जी जी को भी डर लग रहा है, उनके काडर को भी डर लग रहा है कि अदर्स में ये जो जेयूपी करके एक पार्टी दिख रही है, जिनका नाम है जनता उन्नयन पार्टी, ये पार्टी को हल्के में मत लीजिएगा। इस पार्टी के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ये अभी हाल में ही फॉर्म्ड हुई पार्टी है। इसके लीडर हुमायूं कबीर, आपने नाम सुना है या नहीं सुना है? ये हुमायूं कबीर जी वही हैं जिनको पहले ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में थे, तो इनकी कई सारे ऐसे टिप्पणीज थी कि मतलब अजीब टाइप की टिप्पणी जो कम्युनल नेताओं की होती हैं। तो उसके बाद बहुत सारा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बैकफायर हुआ, तो उसके बाद इनको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से निकाला गया। तो इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है वहां पर, जनता उन्नयन पार्टी। तो आपके मन में आ रहा होगा बहुत लोग नई पार्टी बनाते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वहां पर इन्होंने एक ऐसा दांव चला है, वहां पर इन्होंने बाबरी मस्जिद नामक एक मॉस्क बनाने का अनाउंसमेंट किया। उस दौरान जो भीड़ वहां पर देखने को मिली, उसके बाद ये वहां के कुछ बेल्ट में बहुत पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर इन द सेंस कि एक कम्युनिटी जो कहीं ना कहीं ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस की तरफ थी और एंटी बीजेपी थी, उसका एक जो युवा सेगमेंट है वो जनता उन्नयन पार्टी, जो कि हुमायूं कबीर जी की है, इसके साथ है। और ये आईएसएफ को इस कमजोर मत समझिएगा, इंडियन सेकुलर फ्रंट, इसके पास अपना 2 से 4% वोट शेयर हर बार रहता है इलेक्शन में। कुछ सीटें भी ये लोग जीतते हैं। ममता बनर्जी जी की नंदीग्राम में हार के भी ये लोग प्रमुख कारणों में से एक थे पिछली बार। एआईएमआईएम वहां पे कई सारे बेल्ट्स में अच्छा काम कर रही है। अभी बिहार के इलेक्शंस में इसने लोगों को चौंका दिया, इलेक्शंस पंडित्स को चौंका दिया। जो लोग कह रहे थे कि एआईएमआईएम नहीं है, एआईएम शून्य है, तो एआईएमआईएम भी वहां पर है। वहां पर भी उसका प्रभाव है, खासकर उन जिलों में जो कि कहीं ना कहीं बिहार या झारखंड से लगते हैं। ऐसे अगर इन तीनों का एक कोलाइज हो जाता है, यानी गठबंधन हो जाता है, तो फिर गेम चेंज हो जाएगा। अगर ये 4 से 6%, अभी तो ये लोग अलग अलग के साथ इतना वोट शेयर है इनके पास, और यहाँ पर अभी जनता उन्नयन पार्टी का तो वोट शेयर पता ही नहीं है ना। अगर उसने 2% भी अगर गेन कर लिया, 2% भी अगर गेन कर लिया, तो ये वोट शेयर जो बढ़ करके 8% के करीब हो जाएगा, तो इनका ही डाउन होगा। तो बीजेपी अभी कंप्लीटली इसी पर फोकस्ड है कि इन तीनों का अलायंस हो जाए किसी तरह, मतलब अपने, हो सकता है आप लोग आरोप लगा दें कि ये लोग बीजेपी की बी टीमें, सी टीमें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा कि ये तीनों का अलायंस हो जाए। तो पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं, लेकिन कई सारे बेल्ट्स में ये लोग इतना वोट अवश्य ले आएंगे जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को डेंट कर देगा। वो डेंट से बेनिफिट ये होगा कि जो, अगर सपोज करिए ये लोग 10% के वोट शेयर को टच कर देते हैं, जो कि पॉसिबल है, जनता यूनियन पार्टी का अभी कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। 4 से 6% जो वोट शेयर लिखा है, ये एआईएमआईएम और आईएसएफ का पिछले साल के वोट शेयर, पिछले इलेक्शन के वोट शेयर से कंपैरिजन है। अगर इसमें जनता यूनियन पार्टी ने 4% का भी एड ऑन कर दिया, तो फिर खेल हो जाएगा। 8% के पास इनका वोट शेयर पहुंचते ही तृणमूल कांग्रेस के लिए दिक्कतें होंगी। और इसके अलावा वहां पर एक और मेजर
रीज़न है एसआईआर। ये पूरे देश में तो ठीक है, सबके वोट कटे, बढ़े, वो सब है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। लेकिन बंगाल में जो है ना, बंगाल में अच्छे खासे वोट कटे हैं। और वो वोट जो कटे हैं, वो कहीं न कहीं उसमें से मैक्सिमम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कम्युनिटी विशेष जो कि एंटी बीजेपी है और जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देती है, तो वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ही वोट कटे हैं करीब के करीब 60 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें से कई सारे ऐसे थे जो बांग्लादेश या कई देशों के आए हुए लोग थे जो कि इंडिया में आकर के जिनका वोटर आईडी कार्ड या फर्जी तरीके से बन गया था, वो कटे हैं। कुछ लोगों की डेथ हो चुकी थी जिनके नाम पर फर्जी वोटिंग होती थी। बंगाल के बारे में सब चीजें छिपी नहीं है कि वहां पर किस हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं और किस हिसाब से वहां पर इलेक्शन के दौरान वायलेंस होता है, ये सब चीजें छिपी नहीं है। वो सारे वोट्स कट चुके हैं इस बार। पिछली बार जो लोकसभा में डिफरेंस था ना, वो डिफरेंस करीब के करीब इतना ही था जितना वोट कट चुका है। उस वोट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो टीएमसी का वोट शेयर जो आता था वो 35 से 37% के पास आता है। अब जरा इमेजिन करिए, अगर आज जेयूपी, आईएसएफ और एआईएम ने 3-4% और एक्स्ट्रा वोट काट लिया, तो फिर खेल होने के चांसेस हैं, अदरवाइज यही रिजल्ट रहने वाला है। मेन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक तो भाई बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है। ममता बनर्जी जी की तरह वहां पर सीएम फेस है, जैसा कि आपने बिहार में देखा नीतीश कुमार जी सीएम फेस थे। पता था जनता को कि वोट दे रहे हैं तो एक तरफ पढ़ा हुआ व्यक्ति है और एक तरफ वैसे ही व्यक्ति हैं, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया। हालांकि अब खबरें हैं कि वो हटने वाले हैं क्योंकि वो राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो चुके हैं, तो वो इस्तीफा होगा उनका। और ऐसे ही कई राज्यों में, तो बिहार वैसा एग्जाम्पल यहाँ पर रिप्लिकेट कर दी बीजेपी। वो अभी संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन वो संभव एक ही केस में दिखेगा कि अदर्स में अगर जनता उन्नयन पार्टी, इंडियन सेकुलर फ्रंट और एआईएमआईएम यानी कि जो असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, इनका एक अलायंस हो जाए और ये लोग क्या कर दें, एक साथ होकर के लड़ें और जेयूपी के साथ जो भीड़ दिख रही है उसका अगर 10% में भी वोट में कन्वर्ट हो गया तो वहां पर खेल हो सकता है, अदरवाइज कोई खेल के चांसेस नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा, मे बी 4 मई को शायद रिजल्ट आएगा, उस दिन आप लोग देख लीजिएगा। ममता अभी के सिनारियो के हिसाब से ममता बनर्जी जी वहां की नेक्स्ट सीएम दोबारा होने वाली हैं। भैया बीजेपी को कोई भी लेट डाउन नहीं कर सकता, इन लोगों का आखिरी मौका पता नहीं क्या होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम की मिनिमम सिनारियो में 180 प्लस माइनस 10 ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अभी है। अभी है, मैं इन द सेंस कि एसआईआर में जो वोट कटे हैं वो नहीं इसमें एड ऑन है, क्योंकि भाई पता नहीं है ना कि किस बेल्ट में कितने वोट कटे हैं। और इनका जेयूपी जनता उन्नयन पार्टी का हमें वोट शेयर नहीं पता है। ये वोट शेयर जितना बढ़ेगा उतना टीएमसी का घटेगा। एक एग्जाम्पल के तहत ये 10% होता है तो टीएमसी 40 से 45%, जो 45 से 48% ही 40 से 42-43% हो जाएगा। और अगर एसआईआर में अगर 5-6% का भी वोट में कमी हो गया तो फिर वहां पर हो सकता है कुछ, अदरवाइज अनदर सीएम वही होने वाली है। वहां की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही वहां पर जीतने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अंगूर एक बार फिर से खट्टे होने वाले हैं। एनालिसिस कैसा लगा अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा केरल का, फिर तमिलनाडु का और फिर असम और पुडुचेरी का भी रहेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अवश्य में चैनल में जुड़ करके अवश्य रहिए।